आज फिर स्कूल जाते वक्त बिंदिया दिखाई पड़ गई। ना जाने क्यों यह बिंदिया जब तब मेरे सामने आ ही जाती है। शायद लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट मनुष्यों पर कुछ ज्यादा लागू होता है। जिस आदमी से हम कहीं काटना चाहते हैं या जिसे देखने मात्र से मन खराब हो जाता है, वही अक्सर आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हालांकि बिंदिया ने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि सामने पड़ते ही हमेशा नमस्ते मास्टर जी कहकर मेरा अभिवादन ही करती है। फिर भी उसकी दिल फेंक अदा, द्व्यर्थी बातें और पुरुषों के साथ उन्मुक्त हास परिहास नारीत्व की गरिमा के अनुरूप कतई नहीं कहा जा सकता। मोहल्ले के लोग उसे चरित्रहीन ही समझते थे और वही विचार मेरा भी था। हालांकि मेरे अंदर का शिक्षक और दार्शनिक मानव को उसूलों और रिवाजों की कसौटी पर मापने के लिए मुझे धिक्कारता था, मगर दिमाग की प्रोग्रामिंग तो बचपन से डाले गए संस्कारों से हो गई थी। जैसे कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता है, वे वैसे ही निर्देशों का पालन करता है, ठीक उसी प्रकार मानव मस्तिष्क है। प्राचीन काल में की गई जात पात, धर्म अधर्म, चरित्र दुष्चरित्र की प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही आज तक सोचता आ रहा है, क्योंकि अभी तक इस प्रोग्रामिंग को ना ही किसी ने खारिज किया है और ना ही बदलने या अपडेट करने की कोशिश भी की है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। बिंदिया के सामने आते ही मेरा मुंह यूं बनता जैसे कुन्नैन की गोली जीभ पर चिपक गई हो और उसे गले में धकेलना मुश्किल हो रहा हो। बिंदिया के प्रति मेरी सोच और व्यवहार यथावत था और कुछ हद तक मेरी इस वितृष्णा से वह भी परिचित थी। तभी तो मेरे सामने उसके वैसे बोलचाल और रंग ढंग नहीं होते जैसे दूसरे मर्दों के सामने होते थे। मगर इन दिनों उसका पूर्व से ज्यादा मुझे इज्जत देना और आंखों ही आंखों में कुछ कहने का प्रयास सिवाय चरित्र के कुछ और नहीं लग रहा था। उसकी स्वच्छंदता के किस्से आसपास के नौजवानों के मुंह से सुनने को मिल जाते थे। उसे यह लोग छमिया, बिल्लो, द्रौपदी इत्यादि नामों से अलंकृत किया करते थे। बिंदिया भी उनके द्व्यर्थी मजाकों का जवाब उतने ही उत्साह से दिया करती थी। कुछ लोग बिंदिया पर तरस भी खाते, क्योंकि बचपन से ही बदनसीबी और उसका चोली दामन का साथ रहा है। उसका हवलदार बाप दूसरी औरत कर लाया और बिलो और उसकी गर्भवती मां को बेसहारा छोड़ दूसरी के साथ रहने लगा। 7 साल की बिंदिया की पढ़ाई छूट गई और माँ और नवजात भाई की जिम्मेदारी उसने घर के मर्द की भांति संभाल ली। कभी घरों में बर्तन झाड़ू करके तो कभी शादियों पार्टियों में प्लेट सर्व करके। बिंदिया ने खुद मेहनत मजदूरी की, मगर भाई को पढ़ा लिखा कर अच्छी जिंदगी जीने योग्य बनाया। समय पर भाई ने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली। एक बार भी उसे अपनी बड़ी बहन के हाथ पीले करने का विचार नहीं आया, जो उसे पढ़ाने लिखाने की वजह से अधेड़ अवस्था में पहुंच चुकी थी। नववधू को कुंवारी बड़ी ननद फूटी आंख नहीं सुहाती, ऊपर से मोहल्ले में बिंदिया के बारे में उड़ती खबरें। समझदार भाई अलग घर लेकर रहने लगा। पोता पोती के मोह में कुछ वर्ष बाद माँ भी पुत्र के घर चली गई। कुछ दिन बिंदिया को किसी ने घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। वे वहीं घर में बंद पड़ी अकेली सुलगती रही, सिसकती रही, मगर जब वे घर से निकली तो एक अलग ही नया सा रूप लेकर, जिसे देखकर मोहल्ले वाले स्तब्ध रह गए। कुछ बड़ी बूढ़ी दबी जुबान में कहती, आम जब पूरी तरह से पक्के नहीं तब ही तोड़ लिया जाए तो ठीक, नहीं तो आप ही टूट कर गिर जावे है। मोहल्ले में मेरा ही एक पुराना छात्र किशन भी था। नाम के अनुरूप छैल छबीला, ना जाने कितनी गोपियों के साथ अनगिनत रास रचाए उसने। इन दिनों बिंदिया पर उसकी नजरें इनायत थी। मैं उसे कई बार समझा बुझा चुका था कि सही रास्ते पर आ जाए, अपने पिता के ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में हाथ बंटाए। वे गर्दन झुका सारी बात सुनता, पर अपनी आदतों से बाज ना आता। उसके पिताजी मुझे बहुत सम्मान देते और अक्सर अपने बिगड़े बेटे को रास्ते पर लाने की गुजारिश करते। मेरे कहने पर किशन थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट का काम देखने लगा था। एक दिन स्कूल से आने के बाद जलपान कर ही रहा था कि किशन आ गया। आते ही पैर छूकर जैसे हमेशा प्रणाम करता है किया। मैंने पत्नी से किशन के लिए भी जलपान लाने को कहा और पूछा कि ट्रांसपोर्ट का काम कैसा चल रहा है, अब कोई गलत काम तो नहीं करता, इत्यादि। किशन ने छोटे बच्चे की तरह गर्दन हिलाकर मना किया। उसकी इस हरकत से मुझे हंसी आ गई। मुझे हंसते देख उसे हौसला मिला और मेरा हाथ पकड़कर बोला, माँ साहब आपसे एक मदद चाहिए थी, प्लीज मना मत करना। उसे यूं गंभीर देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि पिछले 20 सालों में मैंने उस भावना शून्य व्यक्ति को इस मुख मुद्रा में कभी नहीं पाया। फिर आज ऐसी क्या बात है? मैं चकरा गया। फिर हंसते हुए कहा, डैश कहीं नुकसान वुकसान कराया लगता है। अब पिताजी से बचने के लिए मेरी जरूरत महसूस हुई है किशन? डैश नहीं गुरुजी, बात कुछ और है। मैंने कहा, डैश अरे अब बताएगा भी या यूं ही पहेलियां बुझाएगा? किशन, मैं शादी करना चाहता हूँ, अपना घर बसाना चाहता हूँ।
मैं चौंक गया क्योंकि कितने सालों से मैं और किशन के बापू उसे शादी करने के लिए कहते आ रहे थे और वह मजाक से कहता जा अरे गुरुजी एक शादी से मेरा क्या होगा, पहले के राजा महाराजाओं के मजे थे, चाहे जितनी रानियां रख लें, अब तो भारतीय कानून ने किसी काम का नहीं छोड़ा। किशन के बापू भी उदास होकर कहते गुरुजी अब तो हमें लग रहा है कि बिना पोते पोतियों का चेहरा देखे ही इस संसार से जाना पड़ेगा। मैंने कहा देर आए दुरुस्त आए, अभी तेरे पिता को फोन करता हूँ, सुनकर खुश हो जाएंगे। खुश नहीं होंगे, दो जूते लगाएंगे मेरी खोपड़ी पर, किशन ने अधीरता से कहा। मैंने हतप्रभ होकर पूछा देख तू फिर बात घुमाकर कुछ छिपा रहा है, खुलकर बता क्या बात है। गुरुजी मैंने लड़की पसंद कर ली है, आप भी उसे जानते हैं। बिंदिया नाम सुनते ही मैं हिल गया और गुस्से में सांप की तरह किशन पर फुफकारते हुए बोला कोई और सती सावित्री नहीं मिली तुझे? सीता लड़की ढूंढी है तूने, यह बताऊंगा तेरे बाप को। गुरुजी आप तो जानते हैं कि जैसी वो सीता है वैसा ही मैं राम हूँ। किशन की बात सुन मैं शब्दहीन हो गया। मैं एक शिक्षक होकर उदारता का जो ज्ञान अपने छात्रों को ना दे पाया, वही अनमोल ज्ञान मेरे दिशाहीन अयोग्य छात्र ने मुझे दे दिया। अब मैंने किशन को वादा किया कि उसकी शादी बिंदिया से करवा कर ही दम लूंगा। मैंने किशन के पिताजी से बात करने के लिए मन ही मन भूमिका बनाई और तुरंत उनके ऑफिस पहुंच गया। उन्हें इस विवाह हेतु मनाने के लिए हालांकि मुझे काफी पापड़ बेलने पड़े और उसके पिताजी को अपनी गारंटी भी देनी पड़ी कि बिंदिया शादी के बाद अच्छे घर की बहुओं की तरह व्यवहार करेगी और किशन भी अपनी रासलीला छोड़ काम पर ध्यान देगा। कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। आज बिंदिया और किशन 3 बच्चों के माता पिता हैं। अब बिंदिया में मुझे सिर्फ एक अच्छी पत्नी और मां दिखाई देती है। हम गलत को गलत साबित करने के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं मगर गलत को सुधारने का प्रयास नहीं करते। जाने कब हम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग अपडेट करेंगे, लेकिन जब भी ऐसा किया सच हमारे समाज में, हमारे देश में कहीं कोई समस्या ही नहीं रहेगी।